गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने शुक्राणु जनन की प्रोसेस देखी, ठीक है। तो देखो, शुक्राणु जनन में क्या होता है, द्विगुणित नरजरम कोशिकाओं से शुक्राणु का निर्माण होता है, ठीक है। हमने देखा था कि जो जनन कोशिकाएं, जनन कोशिका ये कैसी थी, द्विगुणित। तो द्विगुणित जनन कोशिकाओं से पहले क्या बने थे, स्पर्मेटिड, ठीक है। और ये स्पर्मेटिड्स हैं, ये रूपांतरित होकर शुक्राणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस अपन ने पिछले वीडियो में देखी थी। फिर मैंने आपको बताया कि जब स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनते हैं, स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनते हैं, उस दौरान इस स्पर्मेटिड में परिवर्तन होते हैं, ठीक है। स्पर्मेटिड से जब शुक्राणु का निर्माण होता है, उस दौरान स्पर्मेटिड में क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। और वो परिवर्तन है वो दो जगह पे होते हैं। मैंने बताया था, एक तो होता है केंद्रक में, परिवर्तन कहां होगा, केंद्रक में। और दूसरा होता है कोशिका द्रव्य, ठीक है। केंद्रक में परिवर्तन हमने पढ़ लिया था, आज हम पढ़ेंगे कोशिका द्रव्य में परिवर्तन, ठीक है। तो जब स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनते हैं, तो उस दौरान कोशिका द्रव्य में क्या क्या परिवर्तन होते हैं वो हम आज देखेंगे, ठीक है। तो हम बात करेंगे कोशिका द्रव्य में परिवर्तन। कोशिका द्रव्य में परिवर्तन, तो ध्यान रखना बच्चों, अधिकांश कोशिका द्रव्य नष्ट हो जाता है, अधिकांश कोशिका द्रव्य नष्ट हो जाएगा। तो पहली बात तो क्या ध्यान रखनी है आपको, अधिकांश कोशिका द्रव्य नष्ट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा बहुत या बहुत कम मात्रा में कोशिका द्रव्य शेष रहता है। दूसरी चीज क्या ध्यान रखनी है आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में वृद्धि हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और गोल्जी व सेंट्रोसोम, गोल्जी व सेंट्रोसोम को छोड़कर अन्य कोशिकांग भी नष्ट हो जाते हैं, अन्य कोशिकांग भी कोशिका द्रव्य से बाहर निष्कासित हो जाते हैं, निष्कासित हो जाते हैं, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना आपको, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और सेंट्रोसोम, इन कोशिकांगों को छोड़कर अन्य जो भी कोशिकांग हैं वो कोशिका द्रव्य से बाहर निकल जाते हैं। यानी अधिकांश कोशिका द्रव्य नष्ट हो गया और अधिकांश कोशिकांग भी क्या हो गए, बाहर निकल जाते हैं। तो इस स्पर्मेटिड के
कोशिका द्रव्य में एक तो बहुत कम मात्रा में कोशिका द्रव्य बसता है, उसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और सेंट्रोसोम शेष रहते हैं। ठीक है, अब ये जो तीन कोशिकांग हैं, ध्यान रखना, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और सेंट्रोसोम, ये तीनों कोशिकांग शुक्राणु निर्माण में भाग लेते हैं। ठीक है, तो यहां से अपने लिए एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि शुक्राणु निर्माण में कौन कौन से कोशिकांग भाग लेते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और सेंट्रोसोम तीन कोशिकांग हैं जो शुक्राणु निर्माण में भाग लेते हैं। ठीक है, अब हम तीनों को अलग अलग देखेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी काय और सेंट्रोसोम शुक्राणु के किस भाग का निर्माण करते हैं और इनका कार्य क्या होता है। ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले अपन बात करेंगे गोल्जी काय। ठीक है, गोल्जी काय। अब ये गोल्जी काय क्या करेगा, तो ध्यान रखना, केंद्रक में अपन ने परिवर्तन देखे थे। केंद्रक गोलाकार से कैसा हो जाता है, लंबा। गोलाकार से कैसा हो जाता है, लंबा हो जाता है और संकरा हो जाता है ताकि शुक्राणु आसानी से गति कर सके। अब क्या होता है कि ये जो गोल्जी काय है, इस गोल्जी काय की जो रिक्तिकाएं हैं वो केंद्रक के चारों ओर एकत्रित हो जाती है। गोल्जी काय की जो रिक्तिकाएं हैं वो केंद्रक के चारों ओर एकत्रित हो जाती हैं और इन रिक्तिकाओं में से एक रिक्तिका में एक कण का निर्माण होता है जिसे पूर्व एक्ट्रोसोमल कण कहते हैं। पूर्व एक्ट्रोसोमल कण। ठीक है, केंद्रक के ऊपर अनेक गोल्जिकाएं होती हैं, वो व्यवस्थित हो जाती हैं और इन गोल्जिकाएं की रिक्तिकाओं में एक रिक्तिका में एक कण का निर्माण होता है। उस कण को एक्ट्रोसोमल या पूर्व एक्ट्रोसोमल कण कहते हैं। ठीक है बात। कई बार क्या होता है, जो ये कण है ये एक से अधिक रिक्तिकाओं में भी बन जाता है। तो यदि दो या तीन रिक्तिकाओं में ये कण बन जाता है तो दोनों या तीनों रिक्तिकाएं क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं, संयुक्त हो जाती हैं और एक ही कण का निर्माण करती हैं। ठीक है, इसके अलावा जिन रिक्तिकाओं में ये कण नहीं बनता है, ये रिक्तिकाएं धीरे धीरे क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती है। तो पहली बात आपको क्या ध्यान रखनी है, केंद्रक के ऊपर गोल्जिकाय व्यवस्थित हो जाता है और गोल्जिकाय की एक रिक्तिका में एक कण का निर्माण होता है जिसे पूर्व एक्ट्रोसोमल कण कहते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होगा, ये जो एक्ट्रोसोमल कण है ये आकार में बड़ा होता जाता है। ठीक है, एक्ट्रोसोमल कण क्या होगा, धीरे धीरे आकार में वृद्धि करेगा। और ये केंद्रक के ठीक ऊपर आकर के व्यवस्थित हो जाता है, आकार में वृद्धि करेगा और केंद्रक के ठीक ऊपर आकर के व्यवस्थित हो जाता है। ठीक है बच्चों, फिर क्या होता है, इस कण के चारों ओर, इस कण के चारों ओर दोहरे झिल्ली का आवरण बन जाता है। कण के चारों ओर क्या होगा, दोहरी झिल्ली का आवरण बन जाता है। तो इस संरचना को हम एक्ट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको,
एक्रोसोम। और ये जो एक्रोसोम होता है ये केंद्रक के ऊपर व्यवस्थित होता है, यानी शुक्राणु में सबसे आगे क्या पाया जाता है, एक्रोसोम। ठीक है, इस एक्रोसोम की ये जो झिल्लियां हैं, दोहरी झिल्ली, इन दोहरी झिल्लियों को गैलिया कैपेटिस कहते हैं। एक्रोसोम की दोहरी झिल्लियों को क्या बोलते हैं, गैलिया कैपेटिस। ठीक है, आई बात समझ में। गैलिया कैपेटिस क्या है, एक्रोसोम की झिल्लियां। ये जो एक्रोसोम है ये शुक्राणु के शीर्ष में स्थित होता है। एक्रोसोम कहां मिलेगा, शुक्राणु के शीर्ष भाग में पाया जाता है। और इस एक्रोसोम में स्पर्म लाइसिन या जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, एक्रोसोम में क्या पाए जाते हैं, स्पर्म लाइसिन या जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। तो निषेचन के समय जब ये शुक्राणु अंडे में प्रवेश करता है तो उन अंडाणु की झिल्ली को भेदने का काम कौन करेगा, एक्रोसोम। ठीक है, एक्रोसोम से जो एंजाइम स्रावित होते हैं ये एंजाइम अंडाणु की झिल्लियों को नष्ट कर देते हैं या उन्हें भेद देते हैं, जिससे शुक्राणु अंडाणु में आसानी से प्रवेश कर पाता है। तो हमने क्या देखा कि जो गोल्जिकाय है, इस गोल्जिकाय से किसका निर्माण होगा, एक्रोसोम का। तो शुक्राणु में जो एक्रोसोम होता है उसका निर्माण किससे होता है, गोल्जिकाय से। क्लियर बात, ये तो बात किसकी हो गई, गोल्जिकाय की। ठीक है, देखो इसको, गोल्जिकाय के बाद दूसरा कोशिका सेंट्रोसोम। ठीक है, अब देखिए जो सेंट्रोसोम होता है, इस एक सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल पाए जाते हैं। ठीक है, अब 2 सेंट्रियोल हैं, ये दोनों सेंट्रियोल कहां स्थित होंगे, तो ध्यान रखना दोनों सेंट्रियोल शुक्राणु की गिरवा में पाए जाते हैं। दोनों सेंट्रियोल कहां मिलेंगे आपको, शुक्राणु की गिरवा में। ठीक है बच्चों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको क्या ध्यान रखनी है कि ये जो 2 सेंट्रियोल हैं, ये दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे की लंबवत या समकोण पर स्थित होते हैं। ठीक है, समकोण या 90 डिग्री एंगल पर स्थित होते हैं। ध्यान रखना इस बात को। सेंट्रोसोम के 2 सेंट्रियोल हैं, दोनों सेंट्रियोल एक दूसरे के लंबवत या समकोण पर स्थित होते हैं। ठीक है, एक 2 में से जो एक सेंट्रियोल है वो ठीक केंद्रक के नीचे स्थित होता है, जिसको क्या बोलते हैं, समीपस्थ सेंट्रियोल। समीपस्थ सेंट्रियोल, ये जो समीपस्थ सेंट्रियोल है ये कहां स्थित होगा, केंद्रक की खांच में। केंद्रक की खांच में, केंद्रक में जो सबसे पश्चिम भाग में खांच बनती है, उस खांच में जो सेंट्रियोल पाया जाता है उस सेंट्रियोल को क्या बोलेंगे, समीपस्थ सेंट्रियोल। ठीक है, ये जो समीपस्थ सेंट्रियोल है ये फिलहाल कोई कार्य नहीं करेगा। जब निषेचन हो जाएगा तो निषेचन के बाद ये समीपस्थ सेंट्रियोल विदलन में भाग लेता है। तो समीपस्थ सेंट्रियोल का कार्य क्या हो गया, तो कार्य ध्यान रखना विदलन में भाग लेता है।
विदलन में भाग लेता है। ये तो बात किसकी हो गई, समीपस्थ सेंट्रियोल की। ठीक है, इसके बाद दूसरा सेंट्रियोल है वो समीपस्थ सेंट्रियोल के समकोण पर स्थित होता है, जिसको क्या बोलते हैं, दूरस्थ सेंट्रियोल। दूरस्थ सेंट्रियोल। ठीक है, और ध्यान रखना ये जो दूरस्थ सेंट्रियोल है, इस दूरस्थ सेंट्रियोल से एक्सोनीमा, एक्सोनीमा या हिंदी में इसको बोलते हैं अक्षीय तंतुओं का निर्माण करता है। ठीक है, तो दूरस्थ सेंट्रियोल का काम क्या हो गया, ध्यान रखना, दूरस्थ सेंट्रियोल से अक्षीय तंतुओं का निर्माण होता है या एक्सोनीमा का निर्माण होता है। ये जो एक्सोनीमा है ये शुक्राणु के मध्य और पूंछ भाग में पाई जाती है, यानी मुख्य रूप से अक्षीय तंतु शुक्राणु की पूंछ का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई, सेंट्रोसोम की। सेंट्रोसोम में दो सेंट्रियोल पाए जाते हैं। ठीक है, और दोनों सेंट्रियोल कहां स्थित होंगे, शुक्राणु की गिरुआ में। दूसरी बात, ये जो दो सेंट्रियोल हैं ये एक दूसरे के लंबवत या समकोण पर स्थित होते हैं। समकोण पर यानी 90 डिग्री एंगल पर स्थित होते हैं। ठीक है, दोनों में से एक सेंट्रियोल है वो केंद्रक की खांच में होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, समीपस्थ सेंट्रियोल। और इस समीपस्थ सेंट्रियोल का कार्य क्या होता है, तो समीपस्थ सेंट्रियोल निषेचन के बाद विदलन में भाग लेता है। दूसरा सेंट्रियोल इसके समकोण पर होगा, जिसको दूरस्थ सेंट्रियोल कहते हैं। और ये दूरस्थ सेंट्रियोल है, इससे एक्सोनीमा या अक्षीय तंतुओं का निर्माण होता है। ये एक्सोनीमा या अक्षीय तंतु मध्य भाग और पूंछ भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात किसकी हो गई, सेंट्रोसोम की। अब इसके बाद अगला कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया की भाई ध्यान रखना इंपॉर्टेंट कोशिकांग है। तो ध्यान रखना ये जो शुक्राणु है इसके निर्माण में 3 कोशिकांग भाग लेते हैं, उनमें से 2 को हमने देख लिया। ठीक है, तीसरा कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में वृद्धि हो जाती है। जब स्पर्मेटिड से शुक्राणु बनते हैं उस दौरान माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, अब एक जो सेल होती है, एक सेल में अधिकांशतः एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। ठीक है, एक कोशिका में अधिकांशतः क्या होता है, एक से अधिक माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। यहां पर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है संख्या में अनेक होते हैं और अनेक माइटोकॉन्ड्रिया आपस में समेकित हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं या संयुक्त हो जाते हैं। तो आपस में ये जुड़ करके एक संरचना बनाते हैं जिसको निब्बेन करने कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना सभी माइटोकॉन्ड्रिया समेकित होकर क्या बनाएंगे, निब्बेन कर्ण बनाते हैं। ठीक है, निब्बेन कर्ण क्या है, तो ध्यान रखना जो माइटोकॉन्ड्रिया का संकुल है, माइटोकॉन्ड्रिया का संकुल क्या कहलाएगा, निब्बेन कर्ण। ठीक है, तो स्पर्मेटिड के कोशिका द्रव्य में जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया हैं सारे आपस में समेकित होकर के इसका निर्माण करते हैं, निब्बेन कर्ण का निर्माण करते हैं। ठीक है, अब ये जो निब्बेन कर्ण है
निवेंकर ये कुछ कोशिका द्रव्य के साथ मिलकर, कुछ कोशिका द्रव्य के साथ मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मैनचेट निर्माण करते हैं। ठीक है, तो मैनचेट क्या है? निवेंकण और कोशिका द्रव्य मिलकर के शुक्राणु के मध्य भाग में जो संरचना बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मैनचेट। और ये मैनचेट आपको कहां मिलेगी? तो ध्यान रखना बच्चों, मैनचेट शुक्राणु के मध्य भाग में पाई जाती है। मैनचेट कहां मिलेगी? शुक्राणु के मध्य भाग में। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है? एटीपी का निर्माण करना या ऊर्जा का उत्पादन करना। ऊर्जा उत्पादन कौन कर रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया। अब माइटोकॉन्ड्रिया कहां स्थित होगा? शुक्राणु के मध्य भाग में। तो शुक्राणु का ऊर्जा कक्ष किसको बोलेंगे? शुक्राणु का ऊर्जा कक्ष किसको बोलते हैं? शुक्राणु के मध्य भाग को बोलते हैं, क्योंकि मध्य भाग में क्या पाए जाते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं। क्लियर बात? ये बात किसकी हो गई? माइटोकॉन्ड्रिया की। ठीक है, तो हमने गोल्जिकाएं देखी, ठीक है, सेंट्रोसोम देखा और माइटोकॉन्ड्रिया देखा। ठीक है, अब इससे आपकी जो शुक्राणु की संरचना है वो बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि अधिकांश शुक्राणु की संरचना अपन ने यहीं पर देख ली है। तो अगली क्लास में जब हम शुक्राणु की संरचना पढ़ेंगे तो वहां पर आपको बहुत आसानी होगी। ठीक है, धन्यवाद।